बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोल का पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रवीका खान। वैसे तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस भी दुनिया को दिखाया जाए और बताया जाए कि हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, अब चाहे मैदान जो भी हो। ये शो आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है कि जिसमें आप लोग को दिखाया जाए बोल का पाकिस्तान, यानी रियल पाकिस्तान। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है शान पाकिस्तान। इस सेगमेंट में जनाब हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की शान, वो खास लोग और अमल जो कि हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारा फख्र है। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं राहत फ़तेह अली खान से। अरे मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बात नहीं करी, बल्कि आज बोल के पाकिस्तान में मैं आप लोग को मिलवाऊंगी जूनियर राहत फ़तेह अली खान से। तो आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं 9वीं क्लास के तालब इल्म शहरियार फ़ारूकी, जो कि बगैर किसी एकेडमी जाए, बगैर किसी सिंगर के पास जाए, इतने सुरीले हैं कि घर में ही नुसरत फ़तेह अली खान, राहत साहब और शफ़क़त अमानत अली को सुन कर अपने सुर पक्के किए हुए हैं। जो लोग इनके गाने सुनते हैं सब हैरान हो जाते हैं कि इतना सुरीला कैसे बचा। आइए इससे बात करते हैं, ये कब से गा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। किस क्लास में हो? 9th में। कब से गा रहे हो? घर में सुनते रहते हो? जी, घर में सुनता हूँ। मुझे गाते हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा। तो शौक़ चढ़ा देख देख के लोगों को। मेरे मामू हैं, वो गाते हैं। हमारे साथ वाले घर में एक रहते थे हैदर भाई। अच्छा। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, वो गाते थे। बड़ा उन लोगों को देख देख के शौक हुआ आपको? शौक़ हुआ। फिर राहत फ़तेह अली खान साहब को जब मैंने सुना और सिंगर सुने, शफ़क़त अमानत अली खान साहब, इंडिया के एक उदित नारायण, अच्छा, बड़े फेमस सिंगर हैं, तो इन लोगों को देख देख के शौक़ बिल्ड हुआ। लेकिन शुरू वहीं से जो घर के साथ में रहते थे वो गाते थे, तो उनको देख देख के शौक़ मेरा बिल्ड हुआ। अच्छा, आपको पहली दफ़ा कैसे लगा कि आप गा सकते हैं? बहुत खुशी हुई थी जब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप गा सकते हो, आप ट्राई करो। अच्छा। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई भी आपकी तारीफ़ करता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है। लोग राहत फ़तेह अली खान साहब से भी मंसूब करते हैं कि तुम्हारी तरह वैसी आवाज़ है, तो बहुत खुशी होती है, दिल खुश होता है। अच्छा, हमें कुछ सुनाए सुरीला सा। सावन भी तो जाए बहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना। माशाल्लाह, सुर पक्के लग रहे हैं। आपने जगह भी ली है काफ़ी। आप किसी एकेडमी में नहीं गए अभी तक? नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं क्यों नहीं गए? बस कुछ फाइनेंशियली मसले ऐसे हैं, तो इतने पैसे ही नहीं होते। जो भी सिखाता है 5,000 7,000, कहाँ से अब इतने पैसे दें? रेंट बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, 5,000 अब कहाँ से ला के दें? अच्छा। तो अब किसी को आप क्या वैसे कहेंगे मुफ्त सिखा दो, तो कहते हैं आगे हो भाई जान। कोई नहीं। इतने सुरीले हैं माशाल्लाह बच्चे, आप गाते हैं, किसी की नज़र में नहीं आ पाए? किसी ने आपको उठाया नहीं कि चले मैं आपको सिखाता हूँ? नहीं, अभी तक तो किसी ने ना कोई ऑफ़र की, ना सिखाया है। अच्छा। दुआ करें अल्लाह पाक कोई करम कर दे। कहाँ तक जाना चाहते हो सिंगिंग में? जहाँ तक अल्लाह पाक ले जाए, जहाँ तक अल्लाह पाक ले जाए। जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इनकी तरह मैं देखें, ये इन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन इनके फुट स्टेप को ज़रूर मैं फॉलो कर सकता हूँ और मैं इतना ही बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। जैसे आज दुनिया भर में नाम है राहत फ़तेह अली खान साहब का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, ये लोग दुनिया भर में फ़ेमस हैं, तो इनकी तरह मतलब कि बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, जितना अल्लाह मुझे रूह दे सकता है।
अच्छा, घर में कैसे सुनते हो? हेडफोन लगा के सुनते हो, क्या करते हो? मैं घर में हेडफोन रखा हुआ है, वो लगा के सुनता रहता हूँ। तो पहले उनको सुनता हूँ, फिर कॉपी करता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर परफेक्शन आती जाती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कर करके काफ़ी महारत हासिल हो जाती है। फिर गा लेता हूँ बड़ा। आपका दिल नहीं करता आप किसी के पास जाएं, आपकी स्किल्स पॉलिश की जाएं जो गॉड गिफ्टेड आपके पास हैं? क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है। देखें, जब हीरा भी कान से निकलता है, वो पत्थर होता है, उसको तराश तराश के हीरा बनाया जाता है। तो मेरा भी दिल करता है कि कोई जैसे बड़े बड़े हैं उस्ताद हैं, कोई अल्लाह पाक मेरा भी हाथ पकड़ ले, कोई सिखाए तो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, कोई खान साहब की आइटम सुनाओ मुझे। खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब या नुसरत? दोनों में से जो सुना दें, एक चीज़ है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। सदावार करते हो मेरे जफा का, बहाते हो तुम खून अहले वफा का। ये नागन सी जुल्फे, ये जहरीली नजरें, वो पानी ना मांगे, ये जिसको भी डस ले, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगा ले। ये हसरतों का जनाजा उठाए, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत। मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, कहीं और जाके अदाएं उछालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, क्या बात है जी। नाज़रीन, आपने शहरियार की आवाज़ सुनी, बगैर किसी से सीखे ये इतना अच्छा गा रहा है। सोचें अगर किसी एकेडमी में ये प्रैक्टिस करेगा, सुर अपने पक्के करेगा तो गज़ब कर देगा। इसके साथ ही काका रिपोर्टर को बोलने उसे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं कि किताबें इंसान की दोस्त होती हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि किताबें लिखना, उसको सीक्वेंस करना, ये भी कोई आसान बात नहीं है और बच्चों की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज बोल के पाकिस्तान में मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी बेशुमार किताबें लिखने वाले 15 साला बच्चे से। तो आइए उस नन्हे बच्चे से मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। अगर इंसान करना चाहे तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मौजूद है 15 साला नूरुद्दीन ज़हीर, जिनको पाकिस्तान के किसी स्कूल ने दाखिला ये कहकर नहीं दिया कि हम जहनी माजूरी के साथ तालिब इल्म को दाखिला तो दे सकते हैं, लेकिन जिस्मानी माजूरी के साथ किसी तालिब इल्म को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। नूरुद्दीन ज़हीर की उम्र 15 साल है। इनका कद जो है तकरीबन 3 फुट है, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि मुझ समेत सब देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। मेरे सामने जो किताब पड़ी है, इसको नूरुद्दीन ज़हीर ने खुद लिखा है और नाजरीन ये किताब इनके शेरी मजमुओं पर मुश्तमिल है। और ना सिर्फ ये उर्दू ज़ुबान जानते हैं बल्कि अंग्रेज़ी पर भी उबूर हासिल रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात नूरुद्दीन ज़हीर से करवाने वाला और जानने वालों की इतनी हिम्मत, इतना बुलंद हौसला नूरुद्दीन ज़हीर को कैसे मिला। सबसे पहले तो नूर ये बताएं कि कितने क्लासेस आपने स्कूल में पढ़ी हैं या सिरे से आप स्कूल गए ही नहीं? मैं स्कूल बहुत गया हूँ एडमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ना तो ऐसा कोई अदारा है पाकिस्तान में रमन सच की, और ना ही ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो कि फिज़िकली डिसेबल को एडमिशन दे। जो कि मेंटली डिसेबल हैं उनके लिए एडमिशन अलाउ किया जाता है, लेकिन जो फिज़िकली हैं उनके लिए नहीं किया जाता। ठीक है, मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा था, आप तारीख़ जानते हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में आपने शायरी लिखी है बड़ी ज़बरदस्त, तो कैसे सीखा ये सब कुछ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़्म से इंस्पिरेशन मिली है, फिर इकबाल की पोइट्री ने मुझे मोटिवेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारा जो अदब है पाकिस्तान का, उससे अगर पढ़ लिया जाए तो हमारे यूथ को किसी इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नूर किस शख्सियत से आप मुतासिर हुए और आपने लिटरेचर, पोइट्री और आर्ट को चुना? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े और बहुत हद तक मैंने पढ़ा और ये सोचा कि हमारी यूथ तक अगर मैं ये चीज़ पहुँचा दूँ तो हमारा मुल्क कितना इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो यही मिशन है मेरा। किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? बाबुल शाह से भी मुतासिर हूँ और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बहुत पढ़ा है मैंने। तो मैं समझता हूँ कि इन दो शख्सियात को और मैं पूरा पढ़ने लग जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर इतना इल्म ख़त्म नहीं होगा। क्या वक्त दिन में देते हैं पढ़ाई को और किसकी सपोर्ट हासिल रही
क्या वालिदैन में से कोई लिटरेचर की तरफ था और उन्होंने आपको कहा कि आप ये किताबें पढ़ें, इन शोरा को आप पढ़ें और इस तरह से आप एक अच्छे शायर बन सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर कुछ कर ले तो उसके वालिदैन कोई टीचर या कोई डॉक्टर या कुछ स्कॉलर हो। इससे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने शुरू अपने कहीं बचपन में या कहीं लिटरेचर में कहीं लिखी है, 1-2 किताबें लिखी थी अफसाने, क्योंकि वो एज अ टूर गाइड कहीं पूरी दुनिया के 1-2 मुल्क घुमाए हुए हैं, टूरिस्ट थे वो, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी किताबें 1-2 लिखी हैं। तो मैंने पढ़ी तो नहीं है बेसिकली, लेकिन मैंने आगे सूफीज़्म को पढ़ के सूफीज़्म से मोटिवेट होकर लिखी है। क्या आपका गोल है पाकिस्तान में, क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? आपने मेरे साथ अभी जिक्र किया कि एक इदारा बनाना चाहते हैं, किस तरह का होगा वो इदारा, क्या करेगा? उस इदारे में तमाम जो होंगे इंसान जो पढ़ेंगे उनके ह्यूमन राइट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि मेरा एक टॉपिक है सबसे मशहूर, सोशल इक्वालिटी। उसमें डिसेबल जो है फिजिकल, मेंटल, हर तरह के उस पर मैं दाखिल करता हूँ। एक आम इंसान को भी स्टडी वहाँ दी जाएगी, वहाँ पर हर तरह के इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे कि व्हील चेयर्स हैं, वो डिसेबल्स के लिए होनी चाहिए, तो वो खुद ही अपना खाना खाएं, खुद ही अपना काम करें मुख्तलिफ। तो ऐसे बाहर के मुल्कों में आ गए हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तकरीबन कितनी किताबें पढ़ चुके आप? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2-4 और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं 10-20 किताबें पढ़ी हैं सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के ऐसा लगता है कि 100 किताब मैं पढ़ गया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा नूरुद्दीन ज़हीर, जब इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं पोइट बनना चाहता हूँ, और फिर आपने इस ख्वाहिश का इजहार जब घर वालों के सामने किया कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ डिसेबल लोगों के लिए, तो मोटिवेट किया गया घर वालों की तरफ से, कहा गया कि यार बैठ जाओ, तुम किन चक्करों में पड़ गए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से, और मेरा ये कहना है कि मैं जो काम करता हूँ मैं करके करता हूँ कि मैंने कर लिया है। ये नहीं कहता कि मैं करने जा रहा हूँ और ये करूँगा। तो मैंने अपनी पहली नज़म जो किताब में है मुसाफिर, वो लिख के दिखाई थी कि डैड मैंने ये लिखी है, तो आपका क्या ख्याल है, मैं लिख सकता हूँ? उन्होंने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दी, मेरे वालिद साहब ने, कि तुमने बहुत बेहतर लिखी है और तुम काफ़ी अच्छा लिख सकते हो। तो मेरे अंदर एक जुनून सा जज्बा आया, जिसकी वजह से मैं आगे लिखता रहा। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कहा जाता कि नहीं ये बहुत बचकाना है, ये सही नहीं है, या तुम नहीं लिख सकते, तो हो सकता है कि मैं ना लिख सकता। क्या दोस्त भी बनाया नूरुद्दीन ज़हीर ने? मैं ज़्यादातर तन्हाई पसंद करता हूँ, अकेला रहता हूँ, इल्म के अंदर घूम रहता हूँ, तो इसकी वजह से मेरे दोस्त थोड़े कम हैं। नूरुद्दीन ज़हीर की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, बड़े दिलचस्प इंसान हैं, और उर्दू, अंग्रेज़ी, पोइट्री, लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, कल्चर, सब में बड़ा दिलचस्पी के साथ जो है ये ना सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करते हैं बल्कि उसमें कंट्रीब्यूशन की भी कोशिश करें। नूरुद्दीन ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाजरीन, बोल न्यूज़ नेटवर्क से रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक पाकिस्तानी है जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया है। वो अपने ऑटो में सबको फ्री राइड्स देते हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि इस दौर में फ्री राइड्स, तो आइए उनसे मिलते हैं कि वो सबको फ्री राइड्स क्यों देते हैं। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सोबिया खुतब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के सबसे कदीम इलाके रनछोड़ लाइन में, जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर से कराएंगे जो माजूर बच्चों को फ्री राइड फराहम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़। 2006 से फलाई बहबूद का काम कर रहा हूँ। मेरा एक माजूर बेटा है, उसकी वजह से लोगों की खिदमत करता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे पहचानता नहीं। अल्लाह ताला मेरी रिज़्क़ में बड़ी बरकत देता है। मैं डोनेशन किसी से मांगता नहीं हूँ, जिद्दोजहद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कोई ज़रिया माश दे ताकि मैं पैसों से भी मदद करूँ। किसकी भी औलाद हो, अल्लाह ताला उसको सुकून और राहत की औलाद दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। अच्छा अंकल, ये जो आपने माजूर बच्चों के लिए फ्री राइड फराहम करने का सोचा, तो उसकी क्या वजह हुई? वजह ये है कि बस मेरा एक माजूर बेटा है, उसकी वजह से मैं लोगों की खिदमत करता हूँ कि शायद अल्लाह ताला मेरी इस बात से राज़ी हो जाए और मेरे बेटे को सही कर दे।
लोगों के साथ ताउन करें ताकि कोई बेचारा माजूर हो या कोई बेबस हो या कोई लाचार हो तो उसके लिए हम दुआ भी करते हैं और मदद भी करते हैं। आप अपने बेटे के हवाले से बताएं, क्या वो माजूर है? मेरा बेटा 6 महीने का था तो उस वक्त उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, तशन्नुस कहते हैं या तो बुखार। तो उस दौरान उसको खींच आई थी, जैसे बच्चे को एक खिंचाव आता है वो आया था। तो अभी आपका बेटा कहाँ पर है? अभी इस वक्त मेरा बेटा दारुल सुकून में है, जो पहले कराची में था, अभी भी कराची में है, मगर ये कोरोना के चक्कर में 1.5 साल से ये टंडो अलियार में दारुल सुकून में ही पल रहा है। और मैंने इसको 2007 में दारुल सुकून में रखा था। मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ था 2006 में, तो फिर मैं मजबूर हो गया कि मैं बच्चे को किस तरीके से पाल सकता हूँ या किस तरीके से रख सकता हूँ। तो मेरे इतने वसाइल नहीं थे कि मैं इसके मसाइल हल कर दूँ। फिर मैंने इसको दारुल सुकून में छोड़ दिया। अच्छा, औलाद तो माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होती है, तो आपने कैसे अपने जिगर का टुकड़ा इतनी दूर भेज दिया? कैसे रहते हैं आप उसके बगैर? सर ये मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने भेजा, क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। या तो मैं मजदूरी करूं या फिर इसको घर में 24 घंटे रखूं, क्योंकि अपने हाथ से न ये खा सकता था, न पी सकता था, न कोई चल सकता था, न बैठ सकता था। मकसद है लेटा रहता था, कभी बैठ गया कभी लेट गया, न अपने हाथों से कोई काम नहीं करता। पानी पिलाओ तो अपने हाथ से, इसको पोटी कराओ तो अपने के सहारे से, यानी जो भी करना होता तो फिर मैं मजबूर हो गया, इसलिए मैंने इसको दारुल सुकून में रखा। मिलने जाते हैं अंकल अपने बेटे से आप? जी हाँ, मिलने भी जाता हूँ मैं। अभी 1 तारीख को मेरा इरादा है जाने का, मैं उनसे मिल के आऊँगा। यह है कि जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे पहचानता नहीं और ना मुझे पहचानता है न किसी को पहचानता है, सिर्फ बताया बुताया वो कहता रहता है। मैं उसे पूछता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, तो कहता तो मैं तुम्हारा नवासा हूँ। वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और बस ऐसा हो जाता कि दिल बहुत वो हो जाता है कि अल्लाह ताला मोहताजी ना दे, और किसकी भी औलाद हो अल्लाह ताला उसको सुकून और राहत की औलाद दे हमेशा। अल्लाह ताला बच्चा दे या कोई भी बच्ची दे तो अल्लाह उसको सेहतमंद और तंदुरुस्त दे, और मेरे जैसा किसी को भी बेटा ना दे। अगर दे तो उसके साथ उसके वसाइल भी दे। आपने अपने रिक्शे में जैसे लिखवा रखा है कि माजूर बच्चों के लिए फ्री राइड है, तो लोगों ने पेशकश की कोई फंड्स देने की, आपको मदद करने की? लोग मुझे जैसे सवारी, जैसे मेरी गाड़ी में कोई सवारी बैठी हुई है या कोई रास्ते में कोई स्कूटर वाला जा रहा है, उसने गाड़ी रोक के मेरे साथ ताउन करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं उनके ताउन में उनको शुमार नहीं करता यूँ कि मैं अपनी नेकी क्यों किसी को दूँ। मगर ये है कि वो बड़ी चाह से कहते हैं तो बोले पेट्रोल डाल लेना, ये कर लेना। तो बाज़ ऐसे होते हैं ज़बरदस्ती यानी फेंक के चले जाते हैं, बाज़ होते हैं कि अच्छा ठीक है आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे कोशिश ये करता हूँ मैं डोनेशन किसी से मांगता नहीं हूँ, ना लेता हूँ। अगर वो खुद ज़बरदस्ती डाल के चले जाते हैं तो मजबूरन फिर मैं उन्हीं पैसों से पेट्रोल डाल के अपना गुजर बसर करता हूँ और लोगों की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि आज भी ऐसे खुदा तर्स लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो बग़ैर किसी गर्ज के महदूद वसाइल के बावजूद इतने जज्बे के साथ फलाही काम अंजाम दे रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो साहिब हैसियत होने के बावजूद फलाही कामों के लिए सिर्फ अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबिया खुतूब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा आप लोगों ने ये इंसान इंसानियत की किस तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी शख्सियात से मिलाया था जो कि है शान पाकिस्तान, लेकिन अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ एक ऐसी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अनोखा पाकिस्तान। अनोखा, जिसका सुन के आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी दुल्हन से जिसने बगैर दूल्हा की रुखसती कर ली। कैसी बात है, आप लोग को भी समझ नहीं आया ना? मुझे भी बिल्कुल नहीं आया। तो आइए देखते हैं। नाज़रीन, ये है ताहिर भट्ट और ये है निदा भट्ट। इन दोनों का स्काइप पे निकाह हुआ। ये पाकिस्तान की ऐसी अनोखी दुल्हन है जो बगैर दूल्हे के रुखसत होके अपने ससुराल चली गई और 1 साल बाद दोनों मिले। स्काइप पे निकाह के बाद फ़्लाइट्स बंद हो गई। 2 माह बाद इन्होंने पाकिस्तान आना था, जिसकी वजह से 1 साल तक ये पाकिस्तान ना आ सके। ये अपनी सास की खिदमत करती रही और दीवारों में सर दे के कहती थी, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला, मुड़ नहीं आया मार गई उड़ीक मैनू। आगे की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? सर, क्या आपने अनोखी शादी करवाई है, बगैर देखे एक दूसरे को पसंद किया और शादी भी हो गई? सर अनोखी तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक समझ लें कि दिल से एक थी कि अम्मी के लिए करना है, तो मैंने तो अपनी तरफ से अम्मी के लिए किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अच्छा ही हुआ सब कुछ जो भी हुआ। अच्छा जी जी। आपने इनको कैसे देखा और कैसे मुलाकात हुई आपकी? मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, मैं तो खाला से मिलने गई थी और इनकी अम्मी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं घर आई तो रात को मेरे बाबा आए, उन्होंने कहा इस तरह से वो साथ लेडी थी। मैंने कहा जी, उनका बेटा है तो उससे शादी करोगी? मैं कहा भाई बगैर देखे ही हाँ ना करनी है शादी तो बताओ। मैंने कहा अच्छा। आपने हाँ कैसे कर दी? ऐसे मासूम लोग कहाँ मिलते हैं आजकल? मुझे मेरे घर वाले होते हैं जैसे वैसे थे और मेरे भाइयों ने मुझसे पहले पूछा कि कोई है, मैंने कहा कोई भी नहीं है। तो फिर मेरे पापा ने कहा फिर इस तरह हम लोग कर रहे हैं, नहीं कहा कर लोगी? मैंने कहा ठीक है कर लो। जब इनको आपने देखा तो दिल में ख्याल नहीं आया क्या कि कर लिया मैं? नहीं, ये ख्याल तो नहीं आया, पर जब मैंने इनको देखा ना तो सब कह रहे थे कि अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है, बट लाइव ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो वो एडिट की होती है। बट अच्छा भट्ट साहब जी सर। कैसे गुजरा वो वक्त, मुझे ये बताएं। जब आप उधर थे, निकाह हो गया, तुसी उत्थे बैठे हो, तुसी भी तो कंधा ही टकरा मारते होने। सर इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ना अगर एज अ वाइफ इनको देखता था ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी यार कि कब जाऊंगा, कैसे ये वो। अब ये मुझे यहाँ से कहती थी कि भाई आओ आओ आओ, कब आना है, आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बट वक्ती तौर पे 1 घंटा या 2 घंटा मेरे साथ थोड़ा सा नाराज़ रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरी अम्मी की खिदमत जैसे की है ना, मुझे वो देख कर ना अपने आप सुकून होता था अंदर से। आप मुझे ये बताएं कि 1 साल के अंदर आप रोई कितनी दफ़ा हैं? रोज़ाना 5-6 दफ़ा तो रोती थी ना। अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, शादी से पहले मेरे बाबा वगैरह, हाँ शादी से पहले मुझे अगर भूख लगती थी मैं अपने कमरे में बैठ के पापा को कहती थी कि बाबा मुझे ये खाना ला दे। शादी के बाद मैं किसको कहूँ, मैं पापा को कहूँ, पापा कहते तेरा ब्याह हो गया, चल तू उत्थे जिथे बैठी होती रहे। मैंने रोना, फिर मैं इनको फ़ोन करके फिर मैं रोती होती थी। हाँ मैं मर हो गया, आप आई हैं, इनकी तस्वीर साथ थी, क्या सीन था, मुझे वो सीन बताएं। रुखसत हो गया, कुछ नहीं था, ऑनलाइन निकाह जस्ट हुआ। तो निकाह के बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर ढोल ढमक्के जैसे होते हैं, भंगड़े वाले, फिर वो बाजे वाले आए हुए थे, वो थे, फिर डांस वगैरह सबने किया, सब कुछ हुआ। सब कुछ था, ये नहीं था। ये नहीं थे, दूल्हे नहीं थे, कमरा भी था, डेकोरेट भी था, दूल्हे नहीं थे। इनकी जगह फिर इनकी मामा और इनकी बहन हुई। आपका वो टाइम कैसे गुजरा? आप अपने दोस्तों को कहते नहीं मतलब बेसब्रा बट पहली बार वेखोगे तुम? सर वो यकीन करें वो टाइम ऐसा था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, क्योंकि 2 दिन में ये बात होगी। मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल में मुझे ऐसे कहा मैंने करना है, तो मैंने कहा अगर लड़की मानती है आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल, आपने भी नहीं सुना होगा कि कोई लड़की दूल्हे के बिना आ जाती है। अब जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, शाम का हम खाना खा रहे थे फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे फ्राइडे था और 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा भाई कल मेरा निकाह है। अब लड़के मजाक में जैसे टोन मारते हैं, अचानक कैसे हो गया? हाँ जुगते मारने लग गए हैं। फिर मैंने उनको अम्मी के वॉइस मैसेज सुनाए कि भाई ये देखो मेरी अम्मी ने कहा है कल निकाह है। फिर एक दोस्त ने कह दिया कल तेरा ऑनलाइन निकाह है, वीडियो कॉल पे नेट चला गया, एक कबूल किया, दूजे कबूल वाली नेट नहीं है, तेरा ब्याह तो बिच ही रह गया। अच्छा, अब वो उस फ्रेंड की बात मैंने सीरियस ले ली और मैंने कहा भाई घर में नहीं करनी, क्योंकि घर में सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वायर हिल जाती है, ये वो। मैंने मोबाइल का पैकेज करवाया नेट का और हम लोग नेक्स्ट डे बाहर पार्क में चले गए, ऐसे ही ओपन एरिया था, वहाँ पे वीडियो बनाई बाकायदा, वहाँ पे मेरे फ्रेंड वीडियो बना रहे थे। हाँ, वहाँ पे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक शलवार कमीज़ अच्छी पहनी हुई थी
और मेरे दोस्तों ने मुझे हार वगैरह पहनाए। वहाँ पे पार्क में हमने डांस किया, मेरे दोस्तों ने किया, मैंने किया, मिठाई थी। और इधर पे इनके साथ सारा माशाल्लाह से ढोल वगैरह सब कुछ थे। तो वीडियो कॉल पे तो सब हो रहा था सब कुछ, बस ये था कि मैं नहीं था इनके साथ, ये मेरे साथ मैं नहीं। पूछता हूँ, ऐसे ये कौन से शाहरुख खान है जो आपसे वेट नहीं हुआ, इनको आने नहीं देती पाकिस्तान, स्काइप पे ही शादी कर ली कि कहीं अच्छा लड़का निकल ना जाए? नहीं, मैंने तो इनको देखा ही नहीं था। मैंने तो निकाह वाले दिन जब वो पछतावा होता है ना? नहीं, पछतावा तो नहीं होता है, मैं क्यों गई, पछतावा तो नहीं होता, गुस्सा आता है कि फिर अभी ये 10 दिन की छुट्टी 25 दिन की आए हैं और ये तब आना था 5 माह बाद, कहना था कॉल करके, हूं ना ही मेरे दिलों लथ गया तो। नहीं, इस तरह तो नहीं है, बस ये था कि बस जल्दी से आ जाए। अब ये मुझे डेली कहती थी कि आओ आओ, अब मुझे कंपनी छुट्टी नहीं दे रही, क्योंकि कंपनी को पता है ये जाएगा तो वापस का वैसे आएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ टिकट करवा लें। हाँ। और आप आगे से क्या कहते होंगे? कोरोना। तो अभी ये सीनो, ये मुझे कहती थी करवाएं। मैं कहता था कि देखिए मैं अगर आया तो वापस ना, तो कहती थी ना जाओ वापस, इधर रहें, इधर कोई बिज़नेस कर लें, कोई काम कर लें, कोई जॉब कर लें, पढ़े लिखे हैं आप। तो इस तरह की बातें थी। बट फिर मैंने एक दिन तंग आकर ना ऐसे ही, क्योंकि ये रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने आई थिंक 1 अगस्त का दिन था वो, तो मैंने ऐसे कह दिया कि अच्छा चले ठीक है मैं आ जाऊँगा ना 5-6 दिन तक। कहती 10 तारीख को आप इधर हो, तो मैंने कह दिया, मैंने टालने की, क्योंकि रो रही थी ये, मैंने चुप करवाने के लिए कह दिया मैं 10 अगस्त को आ जाऊँगा। अब 2, 3, 4 ये डेली खुश हो रही है, इसने अपने सब रिश्तेदारों को बता दिया कि वो 10 अगस्त को आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। हाँ, और मैंने आना नहीं था, मैंने ना कोई टिकट करवाई है, ना मैंने कंपनी से बात की, मुझे कोई छुट्टी मिलनी ही नहीं थी। तो 9 अगस्त की रात को मैंने इसके अब्बू को कॉल की, इसके भाई को कॉल की, सॉरी मैंने उनसे कहा कि सर देखिए मैं नहीं आ सकता, तो मैंने ऐसे निदा को ऐसे झूठ बोला है। लड़की अभी छोटी है, इन्हों पहले वड्डी करो, 250-300 साल मेरा वेट करे फिर मैं आवांगा। तो मैंने कहा, मैंने झूठ बोला था उसके लिए, क्योंकि वो रो रही थी। तो अब मैं उसे कहूँगा ना तो वो और ज़्यादा गुस्से होगी, तो काइंडली आप उसे थोड़ा सा समझा सकते हैं, समझाएं। फिर इसके बाबा और इसके भाई घर आए, इसको साथ ले गए, कहते चलो तुम्हें ना घर लेके जाना है, कोई मेहमान आए। वहाँ जाकर इसको समझाया है, अब ये वहाँ पर रोने लगी, लेकिन उन्होंने भाई ने और आंसुओं में बह गए। अनोखे पाकिस्तान में मैं आप लोगों को सिर्फ अनोखे टैलेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की अनोखी कुछ जगहें भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले नाम आता है नेटी जेटी। सुना है आप लोगों ने? मैंने भी सुना है। बचपन में मैं जाती थी मछलियों को दाना डालने, और आई थिंक कुछ लोग जाते भी है वहाँ पे अपनी मन्नत को पूरा करने। पर पहली दफ़ा मैंने सुना है कि नेटी जेटी की कुछ खुसूसियात भी हैं। तो आइए आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ। तो लेके चलती हूँ मैं नेटी जेटी। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो यहाँ पे आटा डालने के लिए आए मछलियों को। तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों डाली जाती है यहाँ पर ये आटे की गोलियाँ, क्या कोई ख़ास मन्नत मानी जाती है, और ये कब से ये रिवाज चल निकला है, कब से यहाँ पर आ रहे हैं आटा डालने के लिए और क्यों डालते हैं, और कोई ख़ास स्पेशल कोई मन्नत मानी हुई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि आटा वगैरह होता है घर में, तो ये जानवर वगैरह खा लेते हैं, मच्छियाँ वगैरह खा लेती हैं, उसके लिए फेंक देते हैं। चने वगैरह ये वो सब, बस मन्नत नहीं होती, वो वैसे ही डाल देते हैं। लोग तो करते हैं ऐसी, जिनकी मनतें होती हैं वो करते हैं, वो फेंकते हैं वो, मगर हम लोग तो इसलिए नहीं आते, हम लोग तो खाली आटा वगैरह डाल देते हैं। जैसे यहाँ से 20 रुपये का मिल गया आटा, डाल दिया, बच्चों को खुश कर दिया थोड़ा, वो घर में कुछ अगर चीज़ पड़ी हुई ऐसी रोटी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वो डाल देते हैं, वो जानवर वगैरह खा लेते हैं। बस कब से आ रहे हैं यहाँ पर डालने? काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब जब भी टाइम मिलता है, साल में 6 महीने में जब भी टाइम मिलता है आ जाते हैं। जी, हमारी तो मन्नतें पूरी होती हैं तो हम इसलिए ये सब करते हैं। और ये कि सदका वगैरह भी वहाँ निकालने से अच्छा है, लोगों को देने से अच्छा है यहाँ खिला देते चिलकों को, उसमें ज़्यादा अच्छा है। कब से कर रही हैं? हमने तो जब से होश संभाला अपनी अम्मी अब्बू को देखा, हमने भी यही कर रहे हैं। अभी मेरी बेटी नवासी हुई है, उसकी भी मन्नत है, तो मैं अभी यहाँ पे ज़रा उतारने आई हूँ। तो मन्नत पूरी होती है? जी होती है, मेरी तो हुई है भाई। अपनी दिल की कहता है कि बात पूरी हो, अल्लाह की बात भरोसा, बंदों पे उम्मीद है बस। मेरी मन्नत पूरी हुई है। मेरी बेटी की शादी का था, मैंने जिससे ऐसे घर चाहा था, जिससे से सब कुछ चाहा, मेरी बेटी की अच्छे से घर में शादी हुई है। अल्लाह ताला ससुराल वाले भी अच्छे हैं उसके, और अभी बेटी हुई है, आज 17 दिन की हुई है, इसीलिए आई। अभी अब्दुल्ला शाह गाजी जाऊँगी मैं, वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाना है मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी पे। तो आपको लगता है ये सही इक़दाम है यहाँ पे आके इस तरह से जो है ना मछलियों को खाना खिलाना, चीलों को इस तरह से खाना खिलाना, तो इससे जो है ना सारी मतलब मुश्किलात दूर होती है? मुश्किलातें दूर होती है, हमारी तो होती है भाई, और लोगों की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हमारी तो होती है, परेशानियाँ दूर होती है, हम हर हफ्ते में आते हैं। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ आलमगीर साहब मौजूद हैं, और आलमगीर यहाँ पर पिछले तकरीबन 14 साल से ये गोलियाँ बेचते हैं, और जो है साथ साथ गोश्त भी बेचते हैं। जो यहाँ पे लोग आते हैं और मछलियों को और कबूतरों को उनका दाना डाला जाता है, चीलों को गोश्त डाला जाता है। कब से शुरू हुआ ये सिलसिला यहाँ पर आटा डालने का, मछलियों को इस तरह से और चीलों को गोश्त डालने का?
ये काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चालू हुआ है, तकरीबन मैं 8 साल का था जब से वालिद लोग ये काम कर रहे थे, तब से उस टाइम से लेकर पहले वालिद बेच रहा था, फिर भाई लोग था, अभी मैं कर रहा हूँ। क्या वजह है कि लोग इस तरह से यहाँ पे आटे की गोलियाँ डालते हैं? तो कोई खास उनकी मन्नतें मानी भी होती हैं क्या? ये आटे पे लोग मन्नत मांगते हैं और पेपड़ा जो है वो सदक़े के लिए खिलाते हैं गोश्त, और मच्छियों को सवाब के लिए खिलाते हैं, कहते हैं इससे सवाब मिलता है और मन्नत पूरी हो जाती है। तो लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ? जाती है जी, काफ़ी लोगों का मैंने देखा है जो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। क्या क्या डालते हैं? आटे की गोलियाँ हैं, गोश्त है, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक कबूतर का दाना है, वो नीचे खिलाते हैं कबूतरों को जी, वहाँ पे नीचे कबूतर है वहाँ पे खिलाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आटा और गोश्त खिलाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं और आके डालते हैं चीज़ों को, तो उससे कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए लोगों को मना नहीं होता। ये तो देखो आटा जो है वो पानी में डालते हैं, वो या तो मच्छी खा लेता है या तो पानी में पिघल जाता है, और ये चलता हुआ पानी है, ये जब उतरते हैं तो गंदा हो जाते हैं, जब चढ़ते हैं तो बड़ा समंदर से आता है, साफ़ पानी होता है। फिर बीच में यहाँ पे लोगों के खुदकुशी का भी सिलसिला शुरू हुआ था, वो हुआ था, तो उसमें क्या वजह हुई? वो काफ़ी टाइम पहले था, जब पूरे शीटे खुले हुए थे उस टाइम पे लोग आते थे, करते थे खुदकुशियाँ, मगर अभी इस टाइम पे कोई नहीं आ रहा है। तो लोग, कोई लोग घर से तंग होते, कोई किसी का आशिकी का चक्कर होता था, बस ये चीज़ें करके इससे बेजार हो के आके यहाँ पे खुदकुशी करते, पानी में कूद जाते। कई ऐसे बंदे हमने देखे जो पानी में कूद जाते, फिर पानी में चीखे मारते कि बचाओ, फिर जब उसको निकाल लेते हम लोग किनारे में लेके आते, फिर छिपा वाला ले जाते। सारे दिन में कितनी गोलियाँ आटे की बिक जाती हैं, और उसके अलावा गोश्त कितना बिक जाता है? ये तकरीबन 10 किलो तक आटा बिक जाता है हमारा, 10 किलो 12 किलो, और पेपड़ा भी तकरीबन 4-5 दाने जो है बिक जाते हैं हमारे। तो कब से आ रही हैं आप? मैं बचपन से पहले अपने फादर के साथ आती थी, फिर शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह शौहर भी इस नेचर के थे अच्छे, तो वो भी मुझे यहाँ लेके आते हैं। तो हर वीक नहीं, हर वीक तो नहीं आते, मंथ में एक टाइम आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको लगता है कि यहाँ के इस तरह से दाना डालने से मन्नतें पूरी होती हैं? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, मन्नत तो मैं नहीं मानती। मैं ये कहती हूँ कि आप रब के सामने 5 वक्त सजदा करें तो आपको हर कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ आते हैं बच्चों को सिखाना चाहिए जिसके परिंदों को भी दाना डाला करें, परिंदों को भी खिलाया करें, तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे कोई मन्नत का कोई वो नहीं है। मेरी कॉन्सेप्ट गलत है। जी, ये बिल्कुल गलत है। ये वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नीठी जेठी के बारे में, लेकिन अब हो गई है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि 1 घंटा भी इस शो के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बोलका पाकिस्तान। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, उससे पहले ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया है, मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ जायकाए पाकिस्तान की। एक जायका ही तो है जो इंसान कभी भूलता नहीं है। अब बात की जाए बिरयानी की, निहारी की, कढ़ाई की या पुलाव की, पाकिस्तान का नाम खानों में सबसे टॉप लिस्ट पे आता है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ लाहौर की मशहूर दुम्बा कढ़ाई। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलियास दुम्बा कढ़ाई के ऑनर मोहम्मद परवेज, इन्हीं से जानते हैं आखिरकार रेसिपी में इतना खास क्या है कि लोग इनकी दुम्बा कढ़ाई के दीवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे ये बताएं कि लोग यहाँ पर आते हैं, दुम्बा कढ़ाई इतने शौक से खाते हैं, तो क्या खास बात है? खास बात ये है कि हम खीरा दुम्बा इस्तेमाल करते हैं और लाची की लकड़ और घी की आग पे तैयार करते हैं, और इसमें काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और ख़ास किस्म की हमारी रेसिपी होती है कि लोगों को हमारा खाना पसंद आता है। नहीं, इसमें आपके पास कौन कौन सी कढ़ाई हैं? हमारे पास शलवारी कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई, नमकीन टिक्का, दम पोहत, सालम दुम्बा, काबली पुलाव और कीमा होता है। सबसे बेहतरीन 3 जो हैं वो बताएं। लोग 95% शलवारी कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे ख़ास किस्म के शेफ़ हैं जी, ये रंधावा साहब शेफ़ हैं जी, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, इनकी कढ़ाई लोग बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा सर, जहाँ पे बात आती है मटन कढ़ाई की, वहाँ पे सिर्फ एक नाम आता है अलियास। जी। इस ब्रांड को आप चला रहे हैं और लोग दीवानों की तरह खा रहे हैं, तो ये रेसिपीज आपको आती हैं? हाँ, मुझे आती है जी, मैं तो अपने शेफ़ों को ट्रेनिंग भी खुद देता हूँ। तो आपकी ये जो गोश्त है किस तरह की कीमत जा रही है? गोश्त जी हम टिप्पल से दुम्बे लाते हैं, सिंध का इलाका है टिप्पल,
उधर से दुम्बे लाते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो बकरे का कौन सा हिस्सा है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं? बकरे का जो लोग है रान की कढ़ाई और दस्ती की ज़्यादा शौक से खाते हैं। रान और दस्ती। हाँ। तो कीमत के हिसाब से सर बहुत महंगे हैं या सस्ते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 2200 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो बस ठीक है, शुक्र है, नॉर्मल कीमत है। ज़्यादातर लोग कौन से आते हैं आपके पास? कोई यंग जनरेशन होती है या बुजुर्ग होते हैं? दरमियाना तबका ज़्यादा होता है। हाँ, दरमियाना तबका ज़्यादा होता है। तो सर ये आपकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग क्या है? ये शाम को हम 4 बजे स्टार्ट करते हैं और रात के 3-4 जुमे हफ्ते को सुबह के 5 भी बज जाते हैं। सुबह के 5 बजे। हाँ। सर इस वक्त यहाँ पर आपकी कढ़ाइयाँ बन रही हैं। जी जी। कीमे का आपने जिक्र किया है कि जी जी। कीमा बहुत लाजवाब है। कीमा देखें जी। हाँ जी, कीमा दिखाएं इनका। ये जो कीमा है जो कि फेमस कीमा है, इसमें खास बात क्या है सर? अभी देखो, इसमें क्या खास बात है? ये शनवारी कीमा है और ये सुलेमानी कीमा है। अच्छा, तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये ड्राई है हाँ। और ये मसाले वाला है। लोग ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं? लोग ज़्यादा शनवारी पसंद करते हैं। स्पाइसी होता है? हाँ, स्पाइसी होता है। सही। कोई शिकायत नहीं आई नहीं, आज शुक्र तक? है। शिकायत जो शिकायत करे, मैं कहता हूँ खाना फ्री और 5000 का नोट मैंने जेब में रखा होता है, मैं कहा ले लो, आज तक किसी ने नहीं लिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खाना पसंद नहीं आया तो 5000 भी और खाना भी फ्री। हाँ, खाना भी। अच्छा सर, एक चीज़ है जहाँ पे ट्रक अड्डा की बात आती है। ट्रक अड्डा के बाद गुलशन रावी में हम मौजूद जी, हैं। यहाँ पे भी आपने फट्टे लगाए हुए हैं, जी, जी। खुली सीटिंग है यहाँ पे, फैमिली भी यहाँ पे एंजॉय करी है। किसी को एतराज़ नहीं होता कि हमें मम्मी डैडी चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए? नहीं, हमारा ढाबा है, असल में इसको मैं ढाबा बोलता हूँ। तो लोग ज़रा ओपन एरिया में आके खाना खाते हैं तो खुश होके जाते हैं। सर्दी गर्मी का मौसम एंजॉय करते हैं। आपकी जो मटन चॉप्स हैं जी, उसके जी। बारे में बताएं, वो कैसी है? मटन चॉप्स भी बहुत अच्छी, वो तो तैयार हो रही है मटन चॉप्स। लोग खाने से पहले वो मटन चॉप्स खाते हैं और अच्छा फील करते हैं। सर ये गोश्त की सर्विंग जो है वो किस तरह से देते हैं? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, नहीं, कितना टाइम लेते ये 40 मिनट लग जाते हैं तकरीबन। लोग जल्दी भी करते हैं, वो बदयांती करते हैं, सोडा डिस्प्रीन वगैरह लगाते हैं। हम नहीं लगाते, हम अपने गाहक का जो है ना वो सेहत का ख्याल रखते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर। सीनियर शेफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक वक्त में कितनी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं आपने? एक वक्त में तकरीबन 6 कढ़ाइयाँ रखते हैं। तो कितने लोग बनाते हैं? तकरीबन 5 लोग बना रहे हैं। 5 लोग बना रहे हैं। तो आपकी जो कढ़ाई है सबसे बेहतरीन कढ़ाई कौन सी है? शनवारी कढ़ाई। क्या डालते हैं उसमें? टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च। लोग शिकायत नहीं करते कि इतने बड़े बड़े टमाटर आप डाल देते हैं? नहीं, शिकायत नहीं आती क्योंकि हम छिलका उतार देते हैं उसका। जी। खास बात यहाँ पे इनका टेस्ट मुझे खींच के इधर ले आता है। खाना ज़बरदस्त है, हम 4 साल से खा रहे हैं। खाएं ना खाएं, दुम्बा कढ़ाई हमें खानी चाहिए। आई एम श्योर ये दुम्बा कढ़ाई की वीडियो देखने के बाद ना आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बोलका पाकिस्तान। तो ब्रेक से पहले मैं आप लोग को लेके गई थी लाहौर की मशहूर दुम्बा कढ़ाई खिलाने, लेकिन वैसे मैं ये सोच रही थी कि हर किसी का टेस्ट देसी होता नहीं है। कुछ लोगों को बर्गर्स भी बहुत पसंद होते हैं। अब मैं बर्गर लोगों की बात नहीं कर रही, मैं मुख्तलिफ बर्गर्स की बात करती हूँ जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी को चिकन बर्गर बहुत पसंद है, किसी को बीफ बर्गर बहुत पसंद है और किसी को जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, जैसे कि मैं। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ स्पाइसी बीफ बर्गर की शॉप पे। तो चल के खाते हैं।
एक आप तो भाई 270 वाले कर दो 40 वाली बोतल है भाई वाले 190 वाले 670 है हाँ भाई पहले 70 वाले दे दो 190 वाला दे दो बस अंकल बाकी पैक कर दे आप लेकर तुम थैंक यू सो मच। यहीं पे हमारा शो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अब जैसा भी लगा है वो सारा फीडबैक आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर देना है। सो कीप वॉचिंग बोल एंटरटेनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।